ऑर्डर ऑफ, ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, ये तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नहीं है ये वाला। बट वैसे मैं बता देता हूँ कि इसका प्रेशर बहुत लो प्रेशर होता है, हाईली लो प्रेशर कैथोड रेज प्रोड्यूस करते हैं, तो बट इससे रिलेटेड नहीं है ये क्वेश्चन। लो प्रेशर है, बहुत ही कम, 0.011 मिलीमीटर प्रेशर रिक्वायर्ड होता है ये। दूसरा कौन सा था? 46 में था आपका डाई ब्रोमिडो बिस इथाइलिन डाइअमीन क्रोमियम थर्ड ब्रोमाइड। तो पहला पार्ट तो ये है आपका थर्ड वाला, ये ब्रोमाइड वाला है। ब्रोमाइड बेटा आपका अलग हो गया, बी आर नेगेटिव। ये इथाइलिन क्रोमियम थर्ड है, तो देखो क्रोमियम आ गया, सी आर रिवर्स चलना है। क्रोमियम में आपका इथाइलिन डाइअमीन है जो ई एन बिस है, तो बिस का मतलब ट्वाइस ये हो गए, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आ गया। और आगे क्या है? डाई ब्रोमिडो, तो 2 ब्रोमीन भी आ गए। टोटल चार्ज इधर बी आर निकाल लो, ऑक्सीडेशन नंबर इसका +3 है, इसका 0 होता है, इसका -1 होता है, तो ओवरऑल 2 ब्रोमाइड है, तो -2 और +3 +1 ये हो गया, -1 ये हो गया। ओवरऑल अटैच कर दो, जो फार्मूला बन जाएगा आपका, तो आएगा बेटा CrEn ट्वाइस Br2 और Br, ये वाला को आ जाएगा आपका। तो ऐसा देख लो कौन से वाला मैच कर रहा है। En ट्वाइस Br2 Br सेकंड वाला मैच कर रहा है बेटा। नेक्स्ट आ जाओ 50 तक किसी का और। सर 49। 49 कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों बताने हैं आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताना है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताना है इस कंपाउंड के अंदर। ये हमारे पास कोई मेटल है, En का ट्वाइस आ रहा है, ऑक्सीलेट आ रहा है C2O4, ब्रैकेट बंद कर रहा है, और NO2 आ रहा है। देखो पहले आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इथाइलिन डाइअमीन स्ट्रक्चर आना चाहिए आपको, इथाइलिन डाइअमीन का NH2 CH2 CH2 NH2, तो बाइडेंटेड लिगेंड है। एक ईएन बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 2 ईएन हो गए, एक ईएन और आ गया, CH2 CH2 NH2, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इससे बन गए। ऑक्सलेट आ गया C2O4, C2O4 2 नेगेटिव होता है ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो लिगेंड का स्ट्रक्चर आएगा आपका बाइडेंटेड लिगेंड, ये भी हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5 6, तीनों के तीनों बाइडेंटेड लिगेंड थे, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनाएगा ये 6। अब गलती कहाँ कर सकता है? देखो बेटा, बच्चा गलती कहाँ कर सकता है? डू और डोंट की बात करें, कई बार क्या होता है कि अगर सस्ता नॉलेज लेना हो तो ये बता दिया जाता है जितने लिगेंड होते हैं उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। जिसने ऐसे सीखा है तो वो तो समझ लो अपनी खुद ही डैमेज कर दिया, डेड कर दिया अपने नॉलेज को सबको। क्योंकि बाई मोनोडेंटेड लिगेंड नहीं होते, बाई भी होते हैं, मल्टी भी होते हैं, तो आपको काउंट करने होते हैं कि एक लिगेंड कितने बना रहा है, कितने लिगेंड है, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6 इसका। दूसरा आएगा आपका इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसमें भी क्या है कि लिगेंड का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। इथाइलिन डाइअमीन पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ऑक्सीलेट पे -2 चार्ज होता है, तो सपोज इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है X, En पर बेटा कोई चार्ज नहीं है, तो 0 × 2। ऑक्सीलेट का चार्ज है -2, नाइट्रेट का चार्ज होता है -1, ओवरऑल 0 हो गया, तो X = जो हो गया आपका +3 आ गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 3 और कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन स्टेट 3। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो थोड़ा आपने कहाँ मिस किया है, यू चेक। नेक्स्ट आ जाओ बेटा 53 तक। सर 51। 51, लेट्स सी द 51 प्रॉब्लम। 51 में आपको निकालना है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालना है, और वन विच शो 0 क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो आप हर किसी को चेक करोगे, देखो पहला एक केस आएगा, उसमें मैग्नीज है, मैग्नीज के साथ वाटर जो होता है वो आपका, जो मैग्नीज भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में,
और वाटर जो है उसके साथ वीक लिगेंड की तरह काम करेगा, तो टोटल MnH2O। ये तो ऑप्शन ही गलत है बेटा, मुझे जैसा दिखाई दे रहा है वाटर का नंबर तो दिया ही नहीं इसने, फार्मूले ठीक नहीं लग रहे। सर यही तो तो प्रॉब्लम थी और मेरा हाँ, गलत हो गया। नहीं नहीं बेटा, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि अब आप मैग्नीज के साथ लिगेंड का नंबर तो देगा ना, कितना लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है। ये तब सही होता जब यहाँ 6 लिखा होता सब जगह, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। FeH2 है तब भी 6 लिखा होना चाहिए, एक लिगेंड वाला थोड़ी होता है। तो ये देखो इसमें भी मिस्टेक है, तो ये उसमें डाल देना आप, जो वो आता है ना आपका इसका पेपर के साथ में आता है ना आपका करेक्शन वाला, उसमें डाल देना बेटा इसको। तो ये ओके सर। क्वेश्चन ही गलत हो गया ये तो। नेक्स्ट आ जाओ फिर 53 तक। सर 54 वाला सर आपने ये चीज पढ़ाया ही नहीं है अभी, तो आपने क्वेश्चन दे दिया। 54 वाला कौन सा है? द कलर ऑफ टेट्रा टेट्रा एमीन सर, ये क्यों नहीं पढ़ाया बेटा? टेट्रा एमीन, अगर मैं जब भी जो अमोनिया है जब भी सल्फेट के साथ आएगा, तो इसमें मैंने आपके कई जगह लिखवाया है, ब्राउन रिंग टेस्ट लिखवाया है, नाइट्रो सोडियम प्रोसाइड वायलेट टेस्ट लिखवाया है, और कॉपर के साथ देखो मैंने लिखवाया है ब्लू कलर। नोट्स देखो आप, कॉपर के साथ अमोनिया या वाटर जब भी आता है तो ब्लू कॉम्प्लेक्स होता है, ब्लू कलर, और एनहाइड्रस और हाइड्रस लिखवाया है देखो मैंने, तो वहां से कलर आएगा ना, तो कॉपर के साथ आपका कलर आएगा अगर कॉपर का दिया हुआ है तो। लेकिन दिया हुआ कौन सा क्वेश्चन कौन सा था आपका? 54। हाँ देखो 54 है। टेट्रा एमीन, देखो एमीन वाले दे रखा है उसने कॉपर के साथ सेम, टेट्रा एमीन कॉपर सल्फेट। ये तो बेटा छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हो कि कॉपर जो सल्फेट होता है किस कलर का होता है, वो ब्लू का ही तो होता है। तो ब्लू। ऐसे एक आधा क्वेश्चन तो बना लिया करो ना, बिल्कुल नेट ओके। नेट टू नेट। मान लो कंपटीशन में भी ऐसा होगा, थोड़ा सा इधर उधर से आ जाएगा तो उसको देख लिया करो थोड़ा। सर इसमें ब्लू और वायलेट दोनों ही दी हुई थी ऑप्शंस। हाँ तो ब्लू होता है, वायलेट कहाँ होता है बेटा इसमें? कॉपर, जब कॉपर जो होता है वो, ये कॉपर का वाटर के साथ और अमोनिया के साथ ब्लू कलर ही आता है, ब्लू विट्रोल बोलते हो इसको आप, कॉपर सल्फेट को। इसको वायलेट थोड़ी बोलते हो, विट्रोल ब्लू कलर बोलते हो कॉपर का। तो कॉपर का अमोनिया के साथ और कॉपर का वाटर के साथ ब्लू कॉम्प्लेक्स ही बनता है हमेशा। ये तो बिल्कुल जनरल सा क्वेश्चन है, मतलब इसको केमिस्ट्री ना कह के जनरल साइंस बोलेंगे तब भी चलेगा। ब्लू विट्रोल 10th क्लास में भी था, नाम ही ब्लू पड़ा है देखो इसका। तो कॉपर का होता है ना वो भी सल्फेट। एनीवे कोई बात नहीं, आते जाएंगे, जब 2-3 चैप्टर में आ जाएगा तो फिर याद हो जाएगा। सर ये 55 क्वेश्चन में आंसर गलत दे रखा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के हिसाब से सही दे रखा है। कौन से नंबर वाला बेटा? 55 55। ब्राउन रिंग वाला है ना, ब्राउन रिंग। तो ब्राउन रिंग में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 जाएगा। सर उसमें H2O5 होते हैं सर। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट एफ ऑप्शन एफ होगा ना इसका। ई, हाँ ये होगा ऑप्शन FeH ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H2O NO। उसमें ये दिखाओ चाहे ना दिखाओ, लेकिन NO+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ओवरऑल पूरा सल्फेट होता है, अगर सल्फेट नहीं भी दिया हुआ है तो कोई इशू नहीं, ये वाला कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तो चलेगा ये। तो FeH25NO 2 पॉजिटिव आएगा, FeH25NO 2 पॉजिटिव। तो Fe2, ये देखो ये दे भी रखा है ना, ये कॉम्प्लेक्स है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। फर्स्ट आंसर आएगा बेटा इसका ए। सर आंसर सही दे रखा था। हाँ वो उसमें डाल दिया करो बेटा, क्योंकि वो मेरे हैंड में नहीं होता ना। ये तो जहां से क्वेश्चन, मान लो मैं क्वेश्चन भेजूंगा जहां से पेपर बनेगा, मैं तो कोड लिख के भेज देता हूँ उसमें, आप उसमें डाल दिया करो भाई इसका आंसर जो है हमारा सही नहीं आ रहा है, तो उसमें करेक्शन हो जाएगा, फिर आगे बात कर लिया करो उनसे। तो सर FeH 52 52, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? NiCO4, NiCO4 क्या होता है? टेट्राहाइड्रल होता है और डायमैग्नेटिक होता है, ये इनकरेक्ट हो गया, पैरामैग्नेटिक तो नहीं था डाया। NiCN4 स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक, ये सही है, ये गलत है। NiCO4 स्क्वायर प्लेनर, ये गलत है, NiCO4 तो टेट्राहाइड्रल होता है। NiCl4 टेट्राहाइड्रल पैरामैग्नेटिक, ये सही है। तो दो दो आंसर बन रहे हैं, इसका आंसर ए भी ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है ना, तो आंसर ए भी इनकरेक्ट है और आपका सी भी इनकरेक्ट है। ए और सी दोनों इनकरेक्ट है।
तो ए लगाया तो भी सही है, सी भी सही है आंसर। इसमें कई सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 3-4 आ गए ऐसे। 56 तक कोई और? सर 59। 56 तक तो नहीं है ना बेटा? 56 तक से आगे चलेंगे फिर। फिफ्टी सिक्स के बाद आ जाओ आप 57 से 59 तक। 57 59 द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स अमोंग द फॉलोइंग। तो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स देना है आपको, तो जिस जो किलेशन इफेक्ट होता है वो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स देता है। तो किलेशन इफेक्ट तो ये ईडीटीए में सबसे ज्यादा होता है। हेक्साडेंटेड लिगेंड रखा हुआ है देखो इसमें, हेक्साडेंटेड लिगेंड इससे ज्यादा मोस्ट किलेशन इफेक्ट, यही हो जाएगा सबसे स्टेबल। सर इसमें जो रिंग बनेगी सर उसमें स्ट्रेन नहीं होगा तो फिर? स्ट्रेन वाली बात नहीं है ना यहाँ पर। यहाँ तो ये है कि आप लिगेंड को हटाओगे तो एक ही लिगेंड हटाने के लिए कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, ये भी तो कोई चीज पड़ी थी ना, किलेशन इफेक्ट। ओके सर। इसलिए आपको सारे एक लिगेंड हटाने के लिए 6-6 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे एक लिगेंड के। तो सबसे किलेशन इफेक्ट इसी को बोलते हैं। ठीक है, फिर आ जाओ आप बेटा 62 तक। सर 58 से 60। सर 60 और 61। 58 और 60 61 तीनों? यस इसमें सर। सर 60। 58 है। आप तो भाई सारे ही पूछ लेते हो 1-1 करके सारे ही क्वेश्चन, तभी सिलेबस आगे नहीं बढ़ता। मोस्ट स्टेबल आयन इसमें से पूछ रहा है, तो मोस्ट स्टेबल आयन कैसे देखोगे? सारा आयरन है, ये सेम है, चार्ज भी सेम है, तो लिगेंड की स्ट्रॉन्गनेस देखो, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा होगा इन सब के अंदर? देखो कल परसों नीट का एग्जाम हुआ है उसमें भी है, कल परसों हाँ उसमें क्वेश्चन भी आया है, यही क्वेश्चन आया है, इनकी सीक्वेंस पूछी थी जो मैंने बताई थी, आईब्रो शाह काली वाला जो, यही आया था क्वेश्चन। या हाँ सेम क्वेश्चन ये आया हुआ है। और इवन जो इस बार एग्जाम में क्वेश्चन है जो मेरे स्टूडेंट ने मार्क्स मैक्सिमम लिए हैं, एक भी बाय डिफॉल्ट गलत किया है उसने, उसके अंदर जो है उसका 1 क्वेश्चन सिर्फ गलत हुआ है, वो भी बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन गलत हो गया है। तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे याद करोगे तो ये देखो ये वाला जो याद किया था तो सबसे स्ट्रॉन्ग साइनाइड है, तो साइनाइड ही तो देगा। ये नोट्स में भी देखना आप, ये साइनाइड है, ये किलेशन इफेक्ट है, ये सीधे सीधे नोट्स में करवा रखे हैं आपको। 59 के बाद आपने फिर देखो अभी कौन सा पूछा है, 60 पूछा है। आप देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ये 60 वाला गलत नहीं होना चाहिए था। तो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन क्या होता है? VIBGYOR। ये 7 कलर हैं आपके, VIBGYOR 7 कलर हैं, तो इधर से इधर जाते हो तो वेवलेंथ इंक्रीज होता है, लेमडा इंक्रीज होता है तो एनर्जी डाउन होगा, एनर्जी डाउन होगा तो इसका मतलब इधर चलोगे तो एनर्जी इंक्रीज होगा। तो आपका क्या आएगा? लिगेंड स्ट्रॉन्ग आएंगे। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना एनर्जी स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा, तो उसका लेमडा कम आएगा। अब आपको क्या निकालना था? करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। आपको इंक्रीजिंग वेवलेंथ की तरफ, कराया नहीं था अभी शायद, नोट्स में तो कहीं है नहीं है बेटा ये चीज आपकी जो है ये वाला 11th के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आपने, स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फिजिक्स में पूरा पढ़ा होगा, वहां से रिलेट कर रहा है वो क्वेश्चन को, विबग्योर को वहां से रिलेट कर रहा है आपका ये। तो लेमडा और ई का रिलेशन जो है तो बेसिक है, हर चीज थोड़ी होगी कि उसी चैप्टर में पढ़ोगे। अब 11th में नहीं पढ़ा आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये बेसिक चीज है विबग्योर। देखो मैं हर बार आपको ये बोलता हूँ कि हमेशा याद रखो कि ये नहीं है कि जो पढ़ा दिया बस उसमें से पेपर बना के सर दे दो हम सारा कर लेंगे, ये कोई बोर्ड नहीं है ना बेटा, कंपटीशन है, कोई चीज कहाँ से रिलेट करेगा? एनर्जी तो पढ़ा हुआ है आपने, अब एनर्जी को लेमडा के साथ दोबारा थोड़ी पढ़ोगे 12th में, ये छोटे छोटे रिलेशन अब दोबारा थोड़ी पढ़ोगे, E=hc/λ, यहाँ से सारे देखो ये रिलेशन निकल रहे हैं, तो दिमाग चलाओ ना इसके अंदर कि भाई कैसे मैं रिलेट कर पाऊंगा, वो क्वेश्चन कहाँ आया है तो कैसे करूं मैं। तो वेवलेंथ पूछ रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज कर रहे हो तो वेवलेंथ इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वेवलेंथ इंक्रीज करने के लिए आपको, वेवलेंथ इंक्रीज है तो एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, तो एनर्जी डिक्रीज होगा तो वीक लिगेंड देखना है आपने। लिगेंड दे दिए उसने, कहता है एक NO2 लिगेंड है, एक NH3 लिगेंड है, एक H2O लिगेंड है, तो सबसे वीक लिगेंड कौन सा होगा इसमें तीनों में? H2O वीक लिगेंड होगा, तो एनर्जी कम हो गई, तो लेमडा क्या हो जाएगा इसका? ज्यादा हो जाएगा। तो रिलेट करना भी सीखो ना बेटा ऐसे।
ऐसे नहीं कि सर जो आपने पढ़ाया है बस वही आएगा तो हम कर पाएंगे, नहीं तो हम रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। 4-5 क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आएंगे तो कैसे करोगे फिर आप? रिलेट करना भी सीखो ना। नेक्स्ट चलो 62 तक। भाई हो सकता है आपको कोई टीचर ऐसा ही देता हो जो पढ़ाता है उसी में से पेपर दे देता है। पेपर कभी भी ऐसा नहीं होगा। पेपर जो चैप्टर पढ़ाया है, जो आपने 11th, वो चैप्टर आपका जो 11th और 12th मिला के आएगा एग्जाम में, तो 11th 12th मिक्सअप करके क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही प्रॉब्लम मिलेंगे आपको। फेस करना सीखो ये चीज। 62 तक, अप टू 62। सर 62। मोस्ट टेबल कॉम्प्लेक्स। अब देखो फिर वापस क्वेश्चन आ गया, तो मोस्ट टेबल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम? देखो मोस्ट टेबल कॉम्प्लेक्स में ये आपका इसके अंदर दिया हुआ क्या क्या है, कोऑर्डिनेशन। ये देखो, अब एक मोस्ट टेबल कॉम्प्लेक्स इस पे भी डिपेंड करता है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स किसके होंगे? 6 के। 6 वाले। अब इसमें देखो एक में कितने लिगेंड है? 4। दूसरे में कितने हैं? 5। फिर ओके देखो सर। कितने हैं? 4। तो इस तरीके से करेंगे फिर। नेक्स्ट आ जाओ आप। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? 63 से 65 तक। 63 से 65। सर जो 64 क्वेश्चन है उसमें सेकंड पॉइंट सही नहीं है, मतलब गलत है। प्लेटिनम +4 कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन Ni+2। नहीं, अगर आप प्लेटिनम का, हमें इसमें क्या करना है, हमें नोट करेक्ट देना है ना, हमें तो नोट करेक्ट देना है। तो प्लेटिनम हमेशा देखो, प्लेटिनम निकल है, निकल 3D का है और प्लेटिनम 5D का है, तो कौन से वाले ज्यादा स्टेबल बनाएंगे? अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट भी ले लें तो 5D वाला। और 5D में भी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +4 है तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? +4 वाला। चार्ज ज्यादा होगा, तो वही तो कह रहा है प्लेटिनम 4 कंपाउंड आर मोर स्टेबल। तो ओके तो है ये वाला। अब यहां देखो, प्लेटिनम ये भी +2 में और Ni+2 में। प्लेटिनम +2 कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन Ni+2। तो निकिल जो होता है 3D वाला, लोअर वाला +2 के अंदर और हायर वाला +4 के अंदर मोर स्टेबल होगा। ये +4 में मोर स्टेबल नहीं, हमने क्या क्या करना है, हमें तो वो निकालना है ना, नोट करेक्ट। तो N1+2 और Pt+4। तो Pt+2 से Pt+4 वाला स्टेबल, Ni+2 से Ni+4 वाला स्टेबल, और इन दोनों से ये दोनों स्टेबल। तो अब क्वेश्चन उसने क्या दिया देखो, Pt2 पॉजिटिव कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन Ni2 पॉजिटिव। तो ये सही है या गलत है, हमें ये बताना है। प्लेटिनम, तो प्लेटिनम हायर मेटल है, तो हायर मेटल किस में ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं? ये वाला पॉइंट लिख लो एक, शायद ये नहीं लिखा हमने, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो Ni है, Ni+2 फॉर्म मोर स्टेबल, वाइल प्लेटिनम +4 मोर स्टेबल। निकिल अपने +2 में ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है, छोटे वाला छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल बनाता है, और बड़े वाला बड़ी में ज्यादा स्टेबल बनाता है। अगर हम एक जैसे होंगे तो हम इसमें प्लेटिनम +4 में ज्यादा स्टेबल करोगे और निकिल +2 में स्टेबल करोगे। वैसे इन जनरल देखोगे, ये देखो ये वाला ऊपर वाला सही है, प्लेटिनम +4 में स्टेबल बनाएगा, निकिल +2 में स्टेबल बनाएगा। निकिल, ये देखो ए और डी देखो अपने आप पता लग जाएगा। Ni+2 कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन Pt+2, ठीक है। और उधर क्या होगा, नीचे वाला Pt+4 कंपाउंड मोर स्टेबल देन N+2। कहने का मतलब बड़े वाला बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल बनाएगा, छोटे वाला छोटी में। नेक्स्ट आ जाओ आप 68 तक। हाँ सर वैसे डाउन द ग्रुप जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होती जाती। वो तो सिर्फ बेटा, वो तो पी ब्लॉक के अंदर है, डी में थोड़ी ना है। वो आप इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला पॉइंट ले आए, वो तो पी ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में थोड़ी पढ़ते हैं वो चीज। ओके सर, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आ जाओ बेटा 68 तक। सर ये 65 में मेरे हिसाब से सी ऑप्शन राइट होगा ना? देख लेते हैं बेटा क्या कह रहा है। द इनकरेक्ट पूछ रहा है वो। इनकरेक्ट सी होगा ना सर? इनकरेक्ट। तो स्टेबिलिटी ऑफ हेलाइड कॉम्प्लेक्स फॉलो द ऑर्डर।
तो ये तो करेक्ट हो गया बेटा, इनकरेक्ट कहाँ है? सर आयोड सर आपने कहा था जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इतना ही वीक फील्ड लाइगैंड होगा, तो क्लोरीन बेटा तो वीक फील्ड नहीं, लाइगैंड ये होगा। ये कैसे, वो तो अलग चीज हो गई, वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो तब होती है, वो तो हेलोजन कार्बन और उस के लिए बताई थी मैंने। एक सीरीज भी तो बताई थी आपको, इसकी लिगेंड के पावर की सीरीज। लिगेंड के पावर में आयोडीन और ब्रोमीन और क्लोरीन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन देगा स्प्लिटिंग? लेकिन सर आयोडीन बेटर डोनर होगा ना सर। आयोडीन बेटर डोनर से मतलब नहीं है ना, यहाँ पर और भी तो कई फोर्सेस काम करते हैं ना, तो फिर तो ये सीरीज ही गलत हो गई। आप फिर क्यों कहते हो कि साइनाइड से जो है स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बनाता है और जो हेलोजन है कोई वो वीक बनाता है ना? तो वो सीरीज डिसाइड करेगी आपकी कौन बनाएगा। वो तो ये आ जाए कि इलेक्ट्रॉन देने का पावर किस में ज्यादा है, बेसिक कैरेक्टर किस में ज्यादा है। लिगेंसी डिफरेंट चीज है, बेसिक कैरेक्टर डिफरेंट चीज है। मेटल भी तो डिसाइड करता है ना बॉन्ड बनाने के लिए, सिर्फ आयोडीन डिसाइड नहीं करेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए स्टेबिलिटी का और आपको ऐसे लिगेंड दे रखे हो, तो सीरीज देनी है आपने, हमेशा सीरीज का ऑर्डर देना है। इलेक्ट्रॉन देने का पावर इज द डिफरेंट थिंग, वो तो है इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर। मेटल भी तो ले, बड़े वाला बड़े के साथ सेटिस्फाई होता है, छोटे वाला छोटे के साथ सेटिस्फाई होता है। जैसे देखो कार्बोनेट स्टेबल होते हैं, कार्बोनेट, तो कार्बन सेकंड पीरियड का, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का, तो कार्बन और ऑक्सीजन सेटिस्फाई करते हैं। तो बहुत सारी थ्योरी हो रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ है ना, वो तो आपके बस जितना जहाँ लिमिट होती है आपकी वहीं तक पढ़ना होता है। ऐसे ही HGS स्टेबल होता है, मरकरी हैवी आ गया, एस भी बड़ा वाला आ गया, बड़े वाला बड़े के साथ स्टेबल होता है। तो ये हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस्ड थ्योरी होती है, बट आपके रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए नहीं किया आपने। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा आपको, ज्यादा मैं ले क्यों जाऊं दूसरी तरफ, जब आपका क्वेश्चन ही यहीं से सोल्व होता है कि आपको लिगेंड की पावर के हिसाब से डिसाइड करना है। तो आयोडीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या क्लोरीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? सर क्लोरीन ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो क्लोरीन ज्यादा अच्छा है ना। तो वो क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। और एक क्लोरीन थोड़ी होगा, पांच पांच छह छह होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो 6 क्लोरीन होंगे, इधर 6 आयोडीन होंगे। बेसिक कैरेक्टर के हिसाब से नहीं देखना। डोनेशन पावर तो वो तब कह दे, ऐसे बोल दे कि एक कार्बन डोनर है, एक ऑक्सीजन डोनर है, एक नाइट्रोजन डोनर है या फ्लोरीन है, तब बताओ आप। एक ही फैमिली के मेंबर होंगे तो आपने नहीं बताना है, फिर आपने लिगेंड के हिसाब से चलना है। ठीक है? हैलोजन एक ही फैमिली के हैं, अलग अलग फैमिली के नहीं है। 68 तक चलो बेटा आगे। सर 70। ये लिख लिया करो बेटा, जो ऐसे पॉइंट आते हैं ना जहां आप कंफ्यूज हुए हो, तो उसको लिख लिया करो भाई, ऐसे करना था ये। टेट्राहेड्रल क्रिस्टल स्प्लिटिंग डेल्टा ओ इज इक्वल टू कितना बताया था? डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ बताया था। तो आपको क्या निकालना है? टेट्राहेड्रल क्रिस्टल मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। सीधा सीधा रिलेशन है जो नोट्स में किया हमने। नेक्स्ट चलो 74 तक। सर एक बार 73 बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसमें बनेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, वीक लिगेंड में? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसमें बनता है, स्ट्रॉन्ग में, स्ट्रॉन्ग। वीक में? सर नहीं वीक बेटा, लिगेंड में, देखो वीक आप कितने खींचे चले जाते हो रॉन्ग आंसर की तरफ, सही आंसर की बजाय रॉन्ग आंसर की तरफ। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तब बनेगा जब वीक लिगेंड होगा, डी खाली नहीं होगा, अंदर वाला तो बाहर वाला यूज करना पड़ेगा। पहली बात, आपको वीक लिगेंड की तरफ ले जाना है इसको। अब वीक लिगेंड की FeCN6 जो FeCN6 4 नेगेटिव है, NiNH3 2 है, तो निकाल लो इसमें से। इनर ऑर्बिटल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है किसमें आएगा आंसर आपका? पहला तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, सारे ही 6 हैं। अब सारे 6 हैं तो अब आप इसमें देखो वीक लिगेंड वाला निकालो। साइनाइड, अमोनिया, NH3। अब देखो एक आपको ध्यान है,
यहाँ किसके साथ आ गया, निकिल के साथ अमोनिया आ गया, कोबाल्ट के साथ अमोनिया आ गया। तो अब देखो आप, कोबाल्ट में भी NH3 है 6, और निकिल में भी NH3 6 है, तो वीक लिगेंड तो दोनों में ही आ गए। अब क्या देखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे। अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे इसमें। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो निकिल में 2 पॉजिटिव है और कोबाल्ट में 3 पॉजिटिव है, तो इसके कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ये वाला आंसर दोगे निकिल वाला। जब लिगेंड्स का नंबर सेम आ गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो। क्लियर? ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट चलो 77 तक बेटा। सर 75 का जो ए वाला ऑप्शन है वो डायमैग्नेटिक है ना? 75 का ए निकिल है, NH3 6 है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम करोगे। निकिल जो है D8 है, डायमैग्नेटिक आएगा। आंसर पैरामैग्नेटिक पूछा है क्वेश्चन। निकिल के साथ तो नहीं होना चाहिए, देख लेता हूं मैं कि NiNH3 6 2 पॉजिटिव। एक मिनट रुको, ये एक्सेप्शन वाला केस तो नहीं है। जिंक आ गया, पहले बाकी सोल्व कर लेते हैं। देखो क्रोमियम, क्रोमियम कितना आपके पास, 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव का मतलब केस आ गया D4, होता कितना है D5S1 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक यहां से गया, 2 यहां से, D3 आ गए। 3 है तो ये आपका, अच्छा इसमें 2 चीजें निकालनी है आपको। एक तो निकालना है कि वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। तो आउटर ऑर्बिटल पैरामैग्नेटिक का एक एक्सेप्शन पढ़ा था हमने अमोनिया के साथ। D3 में तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल हो जाएगा, D रह जाएंगे। चलो ये तो हटा ही दो। CONH3 6 देखो, कोबाल्ट के साथ NH3 6, तो ये कितना है D3+3। ये केस कितना आ गया देखो बेटा, D7। कोबाल्ट का कितना होता है, 7 होता है ना, तो और S2 होता है, 3 चले गए तो D6 आ गया। अब D6 में स्ट्रॉन्ग आ गया, ये भी इनर हो गया, ठीक है, 2 D खाली हो गई। जिंक, जिंक में तो NH3 है, जिंक जो वैसे ही है आपका D10 ही है, तो sp3 जब भी बनाओगे sp3 D2 ही बनेगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। NiNH3, तो देखो बेटा NiNH3 में मैंने आपको कुछ एक्सेप्शन लिखवाए थे। एक्सेप्शन याद है कौन कौन से लिखवाए थे मैंने, अमोनिया के साथ क्या सर क्या आपने बताया exception था? अमोनिया एक वीक फील्ड एजेंट होगा आयरन के लिए और Na+2 एक आयरन के लिए H2O6 ये किया था, ये NH3। एक किया था मैंने मैग्नीज के लिए, MnNH3 6, एक आयरन के लिए और एक इसके लिए। अब देखो आपका निकिल Ni+2 है, Ni+2 है तो ये तो D8 ही होगा ना। NiNH3 6 है, D8 होगा। अब D8 होगा तो कैसे इलेक्ट्रॉन रखोगे, D8 होगा तो और जो आपका मैंने बताया था वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये सिर्फ कहां काम करता है, D4 केस से लेकर के D7 तक। 7 तक। अब ये केस कौन सा आ गया, D8, तो D8 में आप 1 2 3 जर्नल करते हो, 4 5 6 7 8, तो ये D में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और आगे वाला sp3 और D2 यूज हो जाएगा। या आप इसको, वैसे एक्सेप्शन तो नहीं है क्योंकि D8 पर अप्लाई नहीं होता, हमारा अप्लाई सिर्फ D4 से D7 पर होता है, कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक वाला लिगेंड है, वो सिर्फ उस पर अप्लाई होता है। फिर भी आप इसको अलग से करना चाहो, भाई D8 वाला केस आ गया तो निकिल के साथ अमोनिया अगर करना चाहो तो इसमें आप ऐड कर सकते हो, इसके अंदर एक्सेप्शन की फॉर्म में याद करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, इसलिए ये आंसर आया आपको। तो वीक या स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसीडर जो होता है उसमें 3 चीजें हैं। एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, मैंने बताया था, एक 3D मेटल होनी चाहिए, और एक बात और बताई थी कि इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन D4 से D7 होना चाहिए, तभी हम स्ट्रॉन्ग या वीक कंसीडर करते हैं। तीनों में कोई मिस नहीं होना चाहिए, सारे फुल होने चाहिए। तो ये D8 केस आ गया। नेक्स्ट चलो 77 तक। ये अब सारे अपनी जो कॉपी बनाओ ना, जिसमें जैसे क्वेश्चन करते हो, जो नई नई चीज आपको लगती जाती है कि हम पढ़ते टाइम ऐसा क्यों नहीं सोचा हमने, तो ऐड करते जाना अपने नोट्स में, क्योंकि बाद में फाइनल में काम आएगा, फाइनल एग्जाम में आपको। 77 तक और सर 79 है।
77 के बाद आ जाओ 80 तक। मैं 79 कह रहे हो, अभी मैंने बता ही दिया आपको, अभी थोड़ी देर पहले यही तो बात बता रहा था। 79 पढ़ो, देखो क्या कहता है। फोर ट्रांजिशन मेटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स द चॉइस गिवन बिलो लो स्पिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किस में मिलता है? लो स्पिन और हाई स्पिन का केस किस में बनते हैं? वही चीज तो है। आउटर और मतलब आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल किस में बनते हैं? सिर्फ बेटा D4 से D7 केस में। और एक यही नहीं है, इसके साथ 3D मेटल, मैं देखो कम से कम 5 या 7 बार ये बात आपको बता चुका हूँ इस में कि 3D मेटल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों का नंबर D4 से D7 होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, तभी कंसीडर करते हैं आउटर और इनर ऑर्बिटर। 83 तक 84 तक आ जाओ, 84 तक 84 तक, फिर नेक्स्ट आ जाओ 87 85 85 क्या कहता है देखो, आयुपैक नेम पूछ रहा है वो वाला। (85) में आयुपैक नेम ऑफ Na3, फिर ये कॉम्प्लेक्स बता रहा है CO ONO6 दे रहा है, अलग अलग कर लो, स्प्लिट कर दो, Na पॉजिटिव, इसका मतलब 3 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, CO NO6 का 3 नेगेटिव। ये सिंपल आयन है, इसका नाम सिंपल आ जाएगा सोडियम। ये कॉम्प्लेक्स है, लिगेंड का नाम लिखोगे 6 है तो हेक्सा नाइट्रीटो, नाइट्रीटो ONO को नाइट्रीटो, O या N और लिखा होता तो और बेस्ट है, लेकिन नाइट्रीटो लिखा हुआ है तब भी चलेगा। कोबाल्ट नेगेटिव चार्ज है इस वाले कॉम्प्लेक्स में, तो 8 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, कोबाल्ट 8, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो कितना आएगा, ONe63 आ जाएगा, तो नाम हो जाएगा सोडियम हेक्सा नाइट्रीटो कोबाल्ट थर्ड। तो जो इससे मैच कर रहा हो ज्यादा से ज्यादा वो आंसर लगा दो। सर क्या कहते हैं, इसमें बी में ऑक्सीडेशन स्टेट तो मेंशन ही नहीं है, उस हिसाब से तो गलत हो जाएगा ना। तो कोबाल्ट 8 लगा हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन होना चाहिए था, गिवन होना चाहिए था, बट फिर भी अगर आप चारों में से देखो कि बेस्ट ऑप्शन बन सकता है क्या कोई, जैसे सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट गलत हो गया बिल्कुल ही, इसको छोड़ो, सोडियम हेक्सा नाइट्रो, नाइट्रो आ गया तो गलत हो गया, सी वाला सोडियम हेक्सा नाइट्रीटो कोबाल्ट सेकंड, तो ये क्लियर कट गलत हो गया। तो पॉसिबिलिटी की बात करोगे तो आपका सेकंड आ जाएगा, लेकिन थर्ड लगा होता तो और करेक्ट हो जाता आपका। कोबाल्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट भी है और ऑप्शन भी हो, तो ऑप्शन जो आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट लगे चारों में उस पर टिक कर दिया करो। नेक्स्ट आ जाओ 90 तक। 87 87 इसमें भी देखो ये दे रखा है आपको KAlSO4 ट्वाइस, ये हाइड्रेट तो अलग ही होता है, वाटर के मॉलिक्यूल जितने होते हैं वो अलग से दे देना, आप ये अलग रखो KAlSO4 ट्वाइस, तो AlSO4 ट्वाइस दिया हुआ है आपको, तो इसमें कैसे दोगे भाई, आपका टोटल जो है और 12 ये H2O दे रखा है, इसमें बस नाम ऐसे आप ऐड करते जाओ, क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं बताया तो नाम ऐड करते जाओ, जैसे पोटेशियम, ये पोटेशियम आ गया, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जो नाम है एल्यूमिनियम दे दो। सर एल्यूमिनेट क्यों किया गया है फिर? कहाँ पर इसमें एल्यूमिनेट किया है उसने? एल्यूमिनेट कहाँ किया है? एल्यूमिनेट अगर करेगा तो फिर आपको इसका कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो ब्रेक करके देखो, देखो सबको तोड़ो, KAlSO4 ट्वाइस 12H2, तो अलग अलग करो, ये K पॉजिटिव अलग हो गया क्योंकि इसकी वैलेंसी हमेशा कोई भी कंपाउंड होगा पे पॉजिटिव रहेगा, ये फिर अलग आयन कर दो AlSO4 का ट्वाइस, अब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव कर दो,
और 12H2O अलग कर दो, 3 पार्ट कर दो इसके। अब देखो नाम इसका पहले वाले का पोटेशियम दे दो, इधर वाला अब इसको सल्फेट है तो 2 है, तो अब इसको कॉम्प्लेक्स ले लो तो क्या आ जाएगा, डाई सल्फेटो, डाई सल्फेटो एल्यूमिनेट, डाई सल्फेटो एल्यूमिनेट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी जितना वाटर मॉलिक्यूल है उतना वाटर दे दो। अगर ऐसा दे रखा है तो जो आपका आंसर है वो सबसे बेस्ट है। तो देखो अब पॉसिबिलिटी देखो क्या क्या पॉसिबल कर सकते हो आईयूपैक नेम में। तो पहला देखो एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, देखो ये सल्फेट है वो पोटेशियम के साथ नहीं है, वो एल्यूमिनियम के साथ है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है पोटेशियम एल्यूमिनेट थर्ड सल्फेट, सल्फेट आगे पीछे उसने कर दिया है, लेकिन एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट थर्ड और सल्फेट 12 वाटर। तीसरा है पोटेशियम एल्यूमिनेट थर्ड सल्फेट हाइड्रेट, ये कोई मतलब नहीं है, हाइड्रेट वाइड्रेट कितना हाइड्रेट है इसमें, एल्यूमिनियम थर्ड पोटेशियम के साथ सल्फेट नहीं है, एल्यूमिनेट है। अगर ये होता तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। इससे मिलता जुलता आंसर जो है हम सिलेक्ट करेंगे तो आंसर हमारा प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी। जैसे ऐसा एग्जाम्पल पूछा जाता है कई बार, एक्चुअली ये पी ब्लॉक वगैरह में चला जाता है, AlHO4 आपने सुना होगा, लिथियम AlHO4, क्या नाम होता है इसका, क्या नाम होता है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, लिथियम, हाइड्राइड होता है सर। हाँ लिथियम एल्यूमिनियम क्या पढ़ते हो इसको, हाइड्राइड। अब ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नाम है बट ये कॉमन है। अगर इसी कार पूछता कि आईयूपैक नाम बताओ तो आप ब्रेक करते, Li पॉजिटिव, AlH4 नेगेटिव, जैसे इसको ब्रेक किया है। अब आप लिखते इसका नाम क्या आता, पहले वाले का लिथियम, अब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते, हाइड्राइड है तो हाइड्रो, हाइड्रिडो, हाइड्राइड से ओ हो जाता है ना, हाइड्रिडो, लिथियम टेट्रा हाइड्रो एल्यू। अब देखो नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे हम, 8 लगा देंगे क्योंकि नेगेटिव पार्ट में होता है। तो जो मेटल नेगेटिव पार्ट में होती है उसके पीछे हम 8 लगा देते हैं। यही रीजन यहाँ है कि एल्यूमिनियम जो है वो नेगेटिव वाले पार्ट में है तो एल्यूमिनेट लगा दिया उसने। तो प्रॉपर होता तो ये होता, लेकिन मिलता जुलता आंसर आप ये सिलेक्ट कर सकते हो इसमें। ऐसे ही इसका पूरा नाम लिथियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट, ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालोगे थर्ड आएगी। एल्यूमिनियम के कंपाउंड 3 में ही मिलते हैं ज्यादातर। 90 तक कोई और, 88। हाउ मेनी आयन विल बी फर्निश, देखो उसने आपको बेसिक फार्मूला तो दिया नहीं, उसने तो ये फार्मूला दे रखा है आपको, देखो NH3। तो जितने आप आइसोमर बना सकते हो बनाओ, क्या क्या बन सकते हैं, CO NH3 6 Cl3 ये पॉसिबल है। और क्या बना सकते हो, CO NH3 5, एक Cl अंदर कर दो, एक Cl और अमोनिया बाहर आ जाएगा। तो जितना बना सकते हो बनाते जाओ, क्या जो उसने आंसर दिया है वो पॉसिबल हो सकता है, देखते जाओ। फिर Cl2, फिर Cl2 इधर आ गए तो कितने Cl हैं इसके, 2 इधर थे ना, अब एक Cl रह गया, 2 NH3 हो गए। CO NH3 3 भी हो सकते हैं, Cl तीनों के तीनों अंदर भी दे सकते हैं, तो यहां पर फिर 3 NH3 आ जाएंगे, ये 2 NH3। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर ये आइसोमर हुआ तो कितने क्लोराइड होंगे, वर्नर थ्योरी पढ़ी थी ना आपने, इसी कॉम्बिनेशन को ही तो बनाया था, COCl3 और अमोनिया के, फिर वो नंबर चाहे अलग अलग लिए थे, तो 3 हो गए। अब अगर मैं ये वाला दे दूं आपको, और पॉसिबल क्या कर सकते हो, जैसे इसके अंदर क्या नाम दिया उसने, हाउ मेनी आयन विल बी फर्निश्ड। तो आयन देखो इसमें 4 बन जाएंगे, 3 क्लोराइड हो जाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स आयन हो जाएगा, 4 भी पॉसिबल है। इसके अंदर करोगे तो 3 आयन बन जाएंगे, 2 क्लोराइड और एक कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर करोगे तो देखो इस वाले में एक Cl और एक कॉम्प्लेक्स, 2 भी हो सकते हैं, ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है, बिकॉज फार्मूला में ऐसे ब्रैकेट में बना के नहीं दे रखा है, जनरल दे रखा है, COCl3 6 अमोनिया, तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट चलो 90 तक। तो ये आपका बेटा इसका कोऑर्डिनेशन का है, काफी वेटेज वाला चैप्टर है। इसको मैं एक बार टेस्ट और लूंगा तो उसमें भी बता दूंगा, इसको फिर दोबारा डालूंगा मैं, क्योंकि ये चैप्टर हम 3 एक साथ करेंगे, कोऑर्डिनेशन, मेटलर्जी और डी ब्लॉक वाला, एक दूसरे से रिलेटेड ही है। अब आप देखो
अब रिमेनिंग पार्ट हम करते हैं। रिमेनिंग पार्ट के अंदर आप देखो, इसके अंदर एक हम आइसोमेरिज्म कर रहे थे, तो आइसोमेरिज्म अगर हमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में करना है, जो मैं टेट्राहेड्रल में कर लिया था, स्क्वायर प्लेनर में कर दिया था, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, या हम ये कह दें आइसोमेरिज्म और स्पेशली स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। देखो बेटा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में फार्मूला जैसे होता है एम, सपोज 4 लिगेंड सेम के सेम है, यहां एम का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो DsP2 होता है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है जैसे एक स्क्वायर देखते हो वैसा आता है ये, तो ऐसे स्क्वायर बनता है जैसा आप कॉपी में स्क्वायर बनाते हुए। और इस स्क्वायर में अगर 4 के 4 लिगेंड एक जैसे आ गए, तो आप देखोगे कि मैं सपोज इसको पहले GI देखते हैं, इसको स्टैंडर्ड पॉइंट बना लेता हूं एक को, तो इसके 180 डिग्री पर सपोज मैं ऐसे करता एम, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आता, ये सपोज ए कोई लिगेंड रखता, तो 180 डिग्री पर ऑलवेज क्या आएगा, बाकी तीनों भी तो यही है, तो अरेंजमेंट चेंज हो ही नहीं रहा। इसका मतलब MA4 आपका नॉट गिव GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा ही नहीं, MA4 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, और स्टीरियो देना ही नहीं है बिकॉज सिमेट्री है, सिमेट्रिकल है, जब भी स्क्वायर आएगा तो सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल है तो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं आएगा MA4 में। अब अगर मैं केस बदल दूं, MA3 दे दूं आपको, MA3B स्क्वायर प्लेनर ही है, मतलब M का हाइब्रिडाइजेशन DsP2 ही है। बताओ बेटा GI कैसे देखोगे, GI चेक सर करना है, एक भी नहीं होगा। एक भी नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल बनेंगे, इसमें जो सबसे कम नंबर वाला है वो फिक्स कर दो, सपोज B फिक्स कर दिया आपने, लेकिन B के 180 डिग्री पर ऑलवेज क्या आएंगे, देखो तीनों ए ही तो हैं, तो अरेंजमेंट तो चेंज हो ही नहीं रहा, हर बार ए ही आ रहा है, इसका मतलब वापस GI नहीं हुआ, और GI नहीं हुआ, अब प्लेनर है तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो सिमेट्रिकल तो है ही, सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं होगा। सपोज मैं क्या करता हूं, MA2B2 वाला एग्जांपल ले लेता हूं, MA2B2 वाला एग्जांपल। अब आप MA2B2 वाला एग्जांपल ले लेते तो M, अब देखो आप, पहले हम GI चेक करते हैं, तो GI में देखो चाहे A रेफरेंस ले लो चाहे B रेफरेंस ले लो, ले लिया रेफरेंस B, 180 डिग्री का एंगल एक ही है, उसी को मैं बेसिक बना लेता हूं, बेस बना लेता हूं अपना देखने का, 180 डिग्री। 180 डिग्री पर यहां क्या आ सकता है, देखो बेटा अब, या तो B आ सकता है, या क्या आ सकता है, ये आ सकता है ए B के 180 डिग्री, इसका मतलब GI बन रहे हैं, दो बन रहे हैं, दो अलग अलग चीजें आ गई, तो ये दो G बना के देखोगे आप। तो अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और फार्मूला MA2B2 टाइप का आता है, फार्मूला MA2B2 का आता है, देन जैसे एज एग्जांपल, तो आप कहोगे GI2 बनेंगे, और सिमेट्रिकल है ही, इक्वल हाफ में डिवाइड कर दोगे, तो सिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल दे दूं मैं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है, PT NH3 ट्वाइस Cl2, PT NH3 ट्वाइस, तो आपको पता है कि PT या प्लेटिनम में हैवी मेटल है, तो हैवी मेटल हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देगा, तो ये तो क्लियर याद ही होना चाहिए कि इट वुड बी गिव स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, बट इट मींस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लेटिनम DsP2, बट इन दिस केस ये प्लेटिनम है। अब मैं रेफरेंस बनाऊं, बना के दिखाऊं आपको GI, कोई भी एक रेफरेंस ले, जैसे Cl ले लिया आपने सपोज, तो ये Cl ले लिया, इधर एक Cl लगा दिया, और you can draw one another structure, and which one is the another structure you can draw in this way, platinum, here is Cl is the reference point. Now in this case
you have given Cl, and in this case you can give another ligand NH3. तो यहाँ Cl आ गया या NH3 आ गया 180 पर, बाकी अपने आप पूरा कर दो। देखो यहाँ 2 Cl हो गए, यहाँ 2 NH3 आ जाएंगे, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, वो अरेंजमेंट बन गए आपके। यहाँ 180 डिग्री पर 2 Cl है, अब यहाँ NH3 है तो यहाँ Cl आ गया एक। यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल, यहाँ पर आप कह सकते हो 2 Cl एट 180 डिग्री, और यहां पर 2 Cl एट 90 डिग्री। तो इट मींस यहां Cl दूर है और यहां Cl पास है, तो जब पास में होते हैं तो इसको बोलते हैं सिस फॉर्म, एंड दिस वन इज द ट्रांसफॉर्म। इट मींस आपके पास अगर ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है PTNH3Cl2, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका GI देगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स GI देगा, और GI 2 देगा, एक सिस फॉर्म एक ट्रांसफॉर्म। लेकिन ऑप्टिकल कोई भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों को आप इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। ऐसे करके ऐसे स्लाइस काट दोगे, इसमें और इसमें दोनों में स्लाइस काट दोगे तो इक्वल हाफ में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, दोनों ही सिमेट्रिकल है। ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, तो दोनों ही आपके एग्जाम्पल हैं जो वो सिमेट्रिकल एग्जाम्पल है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देगा PTNH3Cl2, वो सिर्फ GI देगा, तो GI ओके, और GI में एक सिस एक ट्रांस, सिस और ट्रांस 2 आ जाएंगे। इसमें जो सिस फॉर्म होता है, ये जो सिस है ये वाला, इसका सिस PTNH32Cl2, इसको बोलते हैं सिस PTNH3Cl2 इज नोन एज सिस्प्लेटीन, इसको हम सिस्प्लेटीन बोलते हैं। और ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, इसलिए इसको एंटी कैंसर मेडिसिन बोलते हैं, इज नोन एज सिस्प्लेटीन एंड यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसीलिए इसका जो दूसरा नाम है, इसलिए आप इसको बोलते हो एंटी कैंसर मेडिसिन में यूज करते हो आप। तो सिस्प्लेटीन यानी कि PTNH3Cl2 का जो सिस फॉर्म है वो एंटी कैंसर ड्रग्स है, एंटी कैंसर मेडिसिन है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इसमें आप ये बना सकते हो। और देखो क्या हो सकता है हमारे पास पॉसिबिलिटी स्क्वायर प्लेनर में, दूसरा स्क्वायर प्लेनर में बना सकते हो आप स्क्वायर प्लेनर। वही बात रिपीट हो जाएगी क्या? नहीं, सारे अलग कर दें तो 4 के 4 लिगेंड अलग कर दें हम, MDsp2 हाइब्रिडाइजेशन में 4 के 4 लिगेंड अलग करते हैं। देखो पॉसिबल GI कितने होंगे, मेटल, मेटल आप रख दोगे, सपोज किसी एक को रेफरेंस पॉइंट ले लो, सारे एक जैसे हैं तो A लिख लिया, तो A के 180 डिग्री पर कितने पॉसिबल हैं, देखो 3 GI। यस, या तो B आ सकता है या C आ सकता है या D, तो इसका मतलब 1 2 3, तो आपके 3 GI बन जाएंगे। तो अगर आपके पास ये फार्मूला है MABCD, बट स्पेशली इट शुड बी कीप्ड इन माइंड M शुड बी DsP2 हाइब्रिडाइज्ड। जैसे प्लेटिनम वाले एग्जांपल, जैसे प्लेटिनम ABCD सारे अलग कर दो, जैसे आपने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कर दिया, इसके साथ लगा दिए प्लेटिनम के साथ, तो इसके जो टोटल GI होंगे 3 GI बन जाएंगे। लेकिन होगा सिमेट्रिकल, क्योंकि सिमेट्री कौन सी होगी, 2 इक्वल हाफ में ऊपर नीचे वाले में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल होगा तो आपका ये ऑप्टिकल आइसोमेर नहीं बनाएगा। तो अगर आपके पास DsP2 हाइब्रिडाइज्ड कोई भी कॉम्प्लेक्स है, उसमें अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो मोनोडेंटेड लिगेंड है तो वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। GI दे सकता है, वो आपको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा कि कितने GI देगा। अगर हम मल्टीडेंटेड लिगेंड लगाना स्टार्ट कर दें, जैसे देखो मैंने एग्जांपल दे दिया आपको एज एग्जांपल, मेटल एक बाइडेंटेड लिगेंड दे दिया AA, एक बाइडेंटेड लिगेंड दे दिया, और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड दे दिए, कोई भी ले लो, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए AA लिख देता हूं, AA B2 कर दिया।
तो अब देखो मैं अगर बना के देखूंगा तो अगर ये DsP2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये DsP हाइब्रिडाइज्ड है तो स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। एक रेफरेंस पॉइंट कोई भी ले लो आप, अगर रेफरेंस पॉइंट में मैं इस रेफरेंस पॉइंट पे बी लगा देता हूं, या रेफरेंस पॉइंट पे बी लगा दिया, अब बी लगाने के लिए मुझे अब यहां क्या लगा सकता हूं मैं, देखो अगर मैंने बी लगा दिया तो यहां ए बी आ सकता है, मतलब ए वाला, या बी आ सकता है। तो ऐसे बना सकते हो ना, सपोज मैंने यहां बी लगा दिया और यहां बी लगा दिया, तो आपको थ्योरेटिकली दिख रहा है यहां बी लगा दिया, आप बोलोगे सर यहां ए लगा देते हैं, तो ए लगाएंगे तो ए को किसी ना किसी के साथ तो अटैच करना पड़ेगा ना, तो ए को आपने ऐसे अटैच कर दिया ए, तो बी ये आ गया। लेकिन यहां कैसे अटैच कर पाओगे, ये ए बाई डेंटेटा इधर तो जा ही नहीं पाएगा, तो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो दिखने में आपको लग रहा था कि ऐसा बन सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, इसलिए हम GI इसका नहीं बनाएंगे। दिखने में लग रहा था ए बी आ रहा है, लेकिन बना के देखा तो ये ए इधर ए के पास जाएगा, तो ये आपका इस तरह का बॉन्ड तो कैसे बन जाएगा, ऐसे बॉन्ड तो कम से कम पास में होना चाहिए ना, दो ए आ जाए। जैसे ये एम मैंने दे दिया आपको, एम सपोज EN ट्वाइस, ये दे दिया। अब MEN ट्वाइस, और मैंने कह दिया M जो है DsP2 है। अब DsP2 है तो अब चेक करो, देखो अब बना के देखो, M आपको क्लियर तो करना पड़ेगा ना, स्ट्रक्चर क्लियर होगा तभी तो बनेगा। EN क्या होता है, इथाइलिन डाइमीन, तो इथाइलिन डाइमीन क्या होता है, NH2 CH2 CH2 NH2, तो मुझे क्लियर करना पड़ेगा कि यहाँ NH2 लगाना पड़ेगा, तो एक NH2 इधर लगाऊंगा, CH2 CH2 एक NH2 इधर लगाऊंगा। अब मैं इधर भी है क्या है, NH2 CH2 CH2 NH2, ये बन गया। तो अब मैंने ऐसा आ गया, तो EN मतलब यहां पर बाइडेंटेड लिगेंड लेकिन सिमेट्रिकल है, तो GI नहीं बन रहा, क्योंकि 180 डिग्री पर देखो NH2 ही आ रहा है हमेशा। अब मैं इसकी बजाय ये लगा देता हूं, M ग्लाइसिन एज PT, ग्लाइसिन दे दिया, ये बना दिया। अब ग्लाइसिन का देखो, ग्लाइसिन Gl नेगेटिव जो होता है वो होता है CH2 NH2 और COO नेगेटिव स्ट्रक्चर, तो ये एसिमेट्रिकल लिगेंड आ गया। एसिमेट्रिकल, एक जगह N लिगेंड है एक जगह ऑक्सीजन है। अब स्ट्रक्चर बना के देखो प्लेटिनम वाले का, PT ग्लाइसिन है, तो सपोज आपने फिक्स किया इधर N, तो यहां आ गया NH2, ये फिक्स कर दिया पॉइंट, तो ये हो गया आप NH2 CH2 CO नेगेटिव। तो अब क्या है कि यहां पर या तो NH2 लगा सकते हो या CO लगा सकते हो, दो अलग अलग बन जाएंगे। बना के देखो बनेंगे 180 डिग्री पर। एक क्या बनेगा, PT, सपोज ये फिक्स कर दिया NH2, ये ग्लाइसिन लगा दिया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है इधर। सिमिलरली इधर से यहां भी NH2 लगा दिया, ये हो गया। तो यहां देखो NH2 और यहां CO नेगेटिव 180 डिग्री पर। दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, ये फिक्स कर रखा है आपने, सपोज PT इधर लगा दिया आपने NH2, ये तो आपने फिक्स कर दिया CH2 COO नेगेटिव, और इधर जो लगा दिया आपने, इधर NH2 लगा दिया, नीचे की साइड उल्टा करके लगा दिया COO नेगेटिव। तो यहां देखो ये रेफरेंस पॉइंट, तो NH2 के यहां पर CO नेगेटिव आया था, यहां NH2 के NH2 आया, तो एक जैसे ग्रुप यहां दूर हो गए और यहां एक जैसे ग्रुप पास में आ गए, तो ये सिस फॉर्म हो गया और ये ट्रांस हो गया। तो आपके पास अगर मल्टीडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड अगर एसिमेट्रिकल है
बाइडेंटेड लिगेंड एसिमेट्रिकल है तो जीआई बनेंगे, और बाइडेंटेड लिगेंड अगर सिमेट्रिकल है तो जीआई नहीं बनेंगे। तो आप लिख सकते हो इधर पॉइंट याद रखने के लिए, और बना के देखना है तो फिर तो ज्वेलोन क्राउन है, तो अगर आप बना के देख सकते हो तो सबसे बेस्ट है, तो ये कह सकते हो। बट फिर भी हर एक तरह का बच्चा होता है, हर एक चीज उसके दिमाग में आनी चाहिए, ऐसे नहीं तो ऐसे सोल्व। तो आप क्या कहोगे, प्लेटिनम इफ स्क्वायर प्लेनर platinum is attached with asymmetric bidentate ligand, then it gives 2GI, तो वो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे सकता है। तो ओवरऑल देखेंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस किसने दिया, इसका मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में किस किसने दिया। अगर मैंने कहा था कि M A2B2 आ जाए, M A2BC आ जाए, M ABCD आ जाए, M AB टाइप के लिगेंड आ जाएं, ये जब होंगे तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आपको जो होगी जीआई देगी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं आएगा, लेकिन जीआई सब में इन केसेस में जीआई आ जाएगा। इन केसेस के अंदर आप उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हो। इसके 3 हैं, बाकी सबके 2 वाले केस आएंगे। एक M ABCD चारों के चारों अलग होते हैं, देन आप 3 बनाते हो। आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें काफी रेयरली ऑब्जर्व होती है। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, और जिसमें कॉम्प्लिकेटेड होगा तो उसके अंदर आपका एसिमेट्री आ जाता है इन होल मॉलिक्यूल, देन आ सकता है। तो आप ये नोट लिख सकते हो, ऑप्टिकल isomerism is rarely present in square planar complex। कब, in complicated molecule which have asymmetry, ligand नहीं, ऊपर वाले में तो asymmetric ligand था, अब मैं ligand नहीं कह रहा, in complicated which have asymmetry in whole molecule, आपके पूरे मोलिक्यूल में एसिमेट्री आ जाती है, तब कभी कोई प्रेजेंट हो सकता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं, बहुत रेयर, पूछे भी बड़े रेयरली जाते हैं। सपोज प्लेटिनम के अंदर आ गया इस टाइप का केस कोई, एक आपने पढ़ा होगा DGM, लिगेंड होता है DGM, इसको बोलते हैं DMG, DGM ना, DMG नेगेटिव बोलते हैं, डाई मिथाइल लिगेंड है बेटा, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, C डबल बॉन्ड N OH, C डबल बॉन्ड N O नेगेटिव, ये होता है। और इधर डाई मिथाइल होता है CH3। अब इस लिगेंड में भी अगर कॉम्प्लिकेशन आ जाए बहुत ज्यादा, इस लिगेंड के अंदर भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाए, जैसे CNOH है तो यहां पर ये CH3 है, तो इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए कुछ और हम लगा दें, CH3 में भी C के साथ भी कुछ और वैलेंसी ऐसे लगा दूं मैं, जो डाई ऑक्सिल, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। तो मैं ये कहूं आपको C डबल बॉन्ड N OH, C डबल बॉन्ड N
O नेगेटिव ऐसे कह दिया, नाइट्रोजन से अटैच कर दिया, इधर इधर भी नाइट्रोजन से अटैच कर दिया सपोज, एन हो सके जिससे वो याद कर लेना, क्योंकि नॉर्मल चीज भी अगर कॉम्प्लिकेशन लगती है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन एग्जांपल मैं सारे बताऊंगा आपको। यहां पर CH3 है, और उस CH3 में भी मैं आगे फिर और चीजें बता दूं कि CH3 मत लिखो, CH की जगह कोई और कॉम्प्लिकेटेड C6H5 लिख लो, इधर भी C6H5 लिख लो, इधर भी C6H5 लिख लो, इधर कुछ और बना दो, CH3 आ गया सपोज H, इधर आ गया H, इधर कुछ और लिख दिया मैंने कहा C2H5 लिख दो। तो देखो आपका तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ गया, बहुत सारे ग्रुप आ गए, तो ऐसे मॉलिक्यूल कभी सिमेट्री में आ ही नहीं सकते। इक्वल इतना पार्ट बीच वाला डिवाइड कर सकते हो, लेकिन ये पार्ट डिवाइड नहीं होगा तो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होगा। ऐसे मॉलिक्यूल रेयरली जो होंगे वो आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो आपने बस ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो जब क्वेश्चन करोगे अपने आप ही कोई कभी कभी कभार, जो बच्चे बहुत हाई फाई किताबें करते रहते हैं तो उनमें कभी कभार कोई आंसर क्वेश्चन एक आधा मिल जाता है, तो वो इससे होगा। ऑप्टिकल आइसोमर रेयरली प्रेजेंट इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, स्पेशली कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल, जो कॉम्प्लिकेशन दिख रहा हो जिसमें जिसमें पूरे मॉलिक्यूल में एसिमेट्री आ रही हो, तो वो आपका ये इस टाइप का आइसोमेरिज्म दे सकता है। तो ये सारा जो है आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, 6 में ऑक्टाहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 टाइप का है, या तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। उन सब के अंदर आपको जीआई बताना होता है। तो जनरली बेसिकली जो है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं वो आपने एग्जांपल लर्न करने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं करना दिमाग में, बस इतना ही याद करना है जितना मैंने बताया है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल है, तो सेंट्रल एटम पर sp3 हाइब्रिडाइज पर 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे तब आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बताया था कि या तो 6 के 6 मोनोडेंटेड लिगेंड डिफरेंट हो, या कोई मल्टीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो, तब आएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और स्क्वायर प्लेनर में जनरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता ही नहीं है, अनटिल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल, जैसे एक बड़ा सा मॉलिक्यूल मैंने आपको दिखाया है, ऐसा नहीं आ जाए तब तक उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं रहेगा। तो ये आपकी जो है आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस था। आइसोमेरिज्म के बाद एक लास्ट में एक क्वेश्चन आता है या ब्रांच आती है, इसको एक कई बार ये वाला पॉइंट देता है, वो ऑर्गेनो मेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस, OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस, OMC। ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस किसको बोलते हैं? जिसमें आपका कार्बन ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप, मतलब R वाला, R एल्काइल ग्रुप, और कार्बन ऑफ CO ग्रुप, ये दोनों इज डायरेक्टली अटैच्ड विद मेटल और मेटेलॉइड। सर जैसे गिगनॉट रिएजेंट। हाँ बेटा, जैसे गिनानी से आर नोन एज OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस की पहचान होगी किसी भी ऑर्गेनिक ग्रुप का कार्बन या CO ग्रुप का कार्बन, दो ही चीजों, या तो ऑर्गेनिक ग्रुप होना चाहिए, इनऑर्गेनिक में हो तो CO का कार्बन डायरेक्टली अटैच होना चाहिए मेटल या मेटेलॉइड के साथ, तो उसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस में देखोगे आप, जैसे एग्जांपल अगर मैं आपसे बोल दूं कि एथा ऑक्साइड आयन, ये दे देता हूं, सोडियम इथा ऑक्साइड, तो इसका फार्मूला होता है बेटा C2H5ONa। तो C2H5ONa हमें चेक करना है कि ऑर्गेनोमेटेलिक OMC है या नहीं है। तो हमें क्या देखना है, एल्काइल ग्रुप का कार्बन या CO ग्रुप का कार्बन
डायरेक्टली अटैच होना चाहिए मेटल के साथ। तो देखो मेटल यहां पर कौन सी है, Na पॉजिटिव और O नेगेटिव। यहां कार्ब जो मेटल है O के साथ अटैच है, मेटल डायरेक्टली अटैच्ड विद O। तो इसका मतलब ये ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये OMC नहीं होगा। OMC के अंदर डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। जैसे मैं कह दूं एल्काइल या मिथाइल लिथियम, मिथाइल लिथियम फार्मूला होगा CH3Li। इसमें एक्चुअल में क्या होगा, हाइड्रोजन तो साइड में होते हैं ना, CH3 और CH3 के साथ Li डायरेक्ट अटैच है। तो मेटल कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो रहा है और कार्बन किसका है, एल्काइल ग्रुप का। तो इसका मतलब ये OMC है। तो ध्यान से देखना है आपने कि भाई जो ऑर्गेनिक ग्रुप का या तो कार्बन होना चाहिए या CO ग्रुप का कार्बन होना चाहिए, वो डायरेक्टली मेटल के साथ अटैच होना चाहिए। जैसे NiCO4, अब देखो ये कार्बन है, अभी स्ट्रक्चर भी बनाया था पिछले दिनों, निकेल CO 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 CO। तो ये CO ग्रुप का कार्बन Ni के साथ डायरेक्टली अटैच है, इसका मतलब ये OMC है, ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स है। मैं कह दूं NiCN4 2 नेगेटिव, तो बताओ ये OMC होगा या नहीं होगा? नो सर, क्यों नहीं होगा? ये कार्बन तो यहां भी लग रहा है। CO का कार्बन नहीं है। हाँ, CO का नहीं है या ऑर्गेनिक ग्रुप का नहीं है, तो और किसी का होगा तो नहीं बनेगा। तो इट मींस इट इज नॉट रिलेटेड विद OMC। OMC को जो क्लासिफाई कर सकते हो, बॉन्ड के बेसिस पर आप क्लासिफाई कर सकते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ OMC। अगर मैं OMC का क्लासिफिकेशन करूं, जैसे देखो पहला मैंने अभी एग्जांपल लिया था, पहला एग्जांपल आपका जो है अभी हमने एग्जांपल लिया था। तो एग्जांपल हमने क्या लिया था, जैसे हमने आपका ये ले लिया C2H5Li। तो Li पॉजिटिव C2H5, तो यहां पर प्लस और माइनस, यहां पर ये कार्बन जो होगा नेगेटिव होगा, मेटल है पॉजिटिव होगी, इसके बीच आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो इसको बोलेंगे आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग OMC। अगर आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो आयनिक बॉन्डिंग बोलेंगे, आयनिक बॉन्डिंग OMC। जैसे देखो अगर दूसरे टाइप का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। अब यहां देखो R और Mg के बीच, तो R मैग्नीशियम मेटल है, R एल्काइल ग्रुप है, तो इसके बीच है ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो इसको सिग्मा बॉन्डेड बोलेंगे, सिग्मा बॉन्डेड या कोवलेंट, सिग्मा बॉन्डेड RMgS ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऐसे ही फ्रैक्लेंट रिएजेंट होता है एक, फ्रैक्लेंट रिएजेंट होता है डाई एल्काइल जिंक, डाई एल्काइल जिंक, इसमें भी R और Zn के बीच बॉन्ड होता है, तो उसको हम फ्रैक्लेंट रिएजेंट बोल देते हैं। RMgX जो होता है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो जाता है। तो कोई भी ऐसी पहचान देख लो और सिग्मा बॉन्डेड है तो सिग्मा बॉन्डेड हो जाता है। एक होते हैं हमारे पास पाई बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस के स्पेशल एग्जांपल होते हैं काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है पाई बॉन्डेड। जैसे एग्जांपल होता है फेरोसीन, फेरोसीन एक्चुअल में आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है, आयरन के साथ
C5 H5 लगे होते हैं 2। यहां लिखा होता है नीटा 5 ऐसे। इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अब एक्चुअली इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ये जो C5 H5 होता है, नेगेटिव होता है, ये होता है साइक्लो पेंटा डाई इनाइल एनायन। साइक्लोपेंटा मतलब ऐसे होता है, ऑर्गेनिक ग्रुप है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर भी पाई इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जनरली आप ऐसे दिखाते हो इसको, 11th में जीओसी पढ़ी होगी, एरोमेटिक ग्रुप पढ़े होंगे, तो ऐसे दिखाते हैं हम इसको। मतलब कॉन्जुगेशन में होता है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज का वाला, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे। तो ये होता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सपोज आप इलेक्ट्रॉन को अगर आप जो है रिकॉग्नाइज करोगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा एक, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ। एक्चुअल में ये 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह घूम रहे होंगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इन सबको। और इनका डी लोकलाइजेशन होता है, घूमते रहते हैं। लोकलाइज मतलब एक जगह पे नहीं रहते, डी लोकलाइज, डी लोकेलाइजेशन ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, विच लोकलाइज्ड कहां होते हैं? कार्बन पर लोकलाइज्ड होते हैं। कार्बन कौन कौन से हैं देखो, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन। तो डी लोकलाइजेशन ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन विद 5 कार्बन ऑफ ईच लिगेंड, पूरा का पूरा एक लिगेंड है ये। लिगेंड के 5 कार्बन के साथ इसके 6 इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, अब सपोज ये मैं अब फेरोसिन का पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको, तो स्ट्रक्चर ऐसे आएगा बेटा। फेरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में, और इसके साथ ये दो ये लिगेंड इसके साथ अटैच होंगे और अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे होंगे। लिखा हुआ ऐसे होगा। तो आप सोचो कि ये एक लिगेंड, ऊपर वाला एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेटा? ऊपर वाला आयरन को कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? जितने पाई इलेक्ट्रॉन है वो सारे इसको डोनेट करेगा। तो अपने 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और ये भी कितने डोनेट करेगा? ये लिगेंड, ये भी अपने 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसका मतलब अगर आप आयरन सोचो तो आयरन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? आयरन +2 आयन एक्सेप्ट, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए उसने? 6 एक लिगेंड से, 6 दूसरे लिगेंड से, कितने एक्सेप्ट किए? 12 पाई इलेक्ट्रॉन। 12 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनेंगे? तो आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा 12/2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा तो 3 बॉन्ड ऊपर से 3 नीचे, टोटल आपका 6 देना है। तो जब भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर पूछोगे तो यहाँ पर 6 और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 पर लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 6 डोनेट होंगे। लेकिन आपने देखा है मैंने यहां क्या लिखा है, ये वाली चीज नीटा 5। तो मैंने 5 क्यों लिखा है? ये 5, ये जो वैल्यू है 5, नीटा 5 किसको रिप्रेजेंट करता है? नीटा पर जो वैल्यू होती है नीटा 5, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम पर लिगेंड एसोसिएटेड विद डोनेटेड पाई इलेक्ट्रॉन। ध्यान दिया आपने क्या लिखा है मैंने? ये नीटा, ये 5 जो नंबर है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 रिप्रेजेंट द
नंबर ऑफ कार्बन एटम पर लिगेंड एसोसिएटेड विद डोनेटेड पाई इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो इस पूरी चीज को, फेरोसिन में लिगेंड क्या चीज है बताओ? फेरोसिन में लिगेंड कौन सा है? लिगेंड है ये रहा बेटा, साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनाइन लिगेंड है। ये लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? 6. 6। लेकिन वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन पर लिगेंड कितने कार्बन से अटैच है? 5. 5। Five. ये मैंने यहाँ पर नीटा 5 लिखा है फेरोसिन में, तो फेरोसिन में इसलिए नीटा 5 लिखते हैं। और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटेड होते हैं, दैट्स वाई ये जो होते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस, बिकॉज मेटल के साथ एल्काइल ग्रुप का डायरेक्ट कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉनों के थ्रू अटैच हो रहा है। ऐसा एग्जांपल है एक हमारे पास फेरोसिन के साथ साथ क्रोमोसिन। क्रोमोसिन, क्रोमोसिन में क्रोमियम 2 बेंजीन के साथ अटैच होता है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट यहां जैसे आयरन का +2 होता है, यहां उसका 0 होगा क्रोमियम का, ये +2 था ये 0। देखो क्रोमियम, तो यहां देखो लिगेंड क्या है? बेंजीन। बेंजीन ऐसा होता है। इसका मतलब एक्चुअल में बेंजीन के पास कितने इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन है? 3 बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6। तो यहां भी क्या लिखोगे आप? डीलोकलाइजेशन ऑफ delocalization of 6 pi electron which with कितने हैं देखो अब कार्बन? 6. with associated with this delocalization of 6 pi is associated with 6 कार्बन पर लिगेंड। इसलिए ये इसको अगर पूरा नाम लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा, क्रोमियम ब्रैकेट नीटा 6 C6H6 का ट्वाइस ये ब्रैकेट। अगर आयुपैक नाम लिखना हो तो ये लिखूंगा, देखो ये वाला बिस 2 है, डाई बेंजीन क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो यहां पर नीटा 6 आया है देखो, तो 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जरा बोल के बताओ मुझे, 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पर कितने कार्बन एटम पर है? गलत बोल दिया। कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम है ये, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन एटम पर लिगेंड है जिससे पाई इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड है। नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे ऊपर वाले में कार्बन एटम कितने थे साइक्लोपेंटाडाइनाइल में? 5. इसलिए 5 लिखा था। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, पाई इलेक्ट्रॉन तो 6 थे, मैंने 6 थोड़ी लिखा है, मैंने 5 लिखा है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम पर लिगेंड है, नंबर ऑफ कार्बन ईटा जो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम पर लिगेंड। इसी का एक काफी बेस्ट एग्जांपल है, वो हम लिखते हैं ये पीटी नीटा 2 C2H4 Cl3। ये एग्जांपल लिखते हैं। इस एग्जांपल की खास बात यह है कि इसमें प्लेटिनम के साथ 3 तो Cl है और एक इथाइलिन है। इथाइलिन जो होता है CH2 होता है। तो इस इथाइलिन में ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो देखो अब ये लिगेंड जो है आपका इथाइलिन का, ये लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? इथाइलिन की स्ट्रक्चर तो सबने देखी है ना, CH2 तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट करेगा, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन ये अपने डोनेट कर रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जो पर लिगेंड कार्बन कितने हैं देखो इसमें? 2.
मैंने क्या लगा दिया, नीटा 2। तो नीटा जो वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, अब बात समझ आई? नंबर ऑफ कार्बन एटम पर लाइगैंड। हाँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम पर लाइगैंड। अगर यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम का +2 होता है, C3-1 आता है, तो इसको मैं पूरा करूंगा तो K पॉजिटिव ये वाली चीज बन जाएगी, K पॉजिटिव PT नीटा 2 C2H4 Cl3, और इसको बोलते हैं जी से साल्ट। ये जो है इसको बोलते हैं हम जी से साल्ट। तो जी से साल्ट में भी पाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है। पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखाएंगे हम इसमें, क्योंकि बॉन्ड 4 बन रहे हैं। स्क्वायर प्लेनर है प्लेटिनम में, तो हमेशा आपका प्लेटिनम के केसेस में आपने जितने एग्जांपल पढ़े हैं सारे स्क्वायर प्लेनर पढ़े हैं। तो इस टाइप के एग्जांपल जो होते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन देके बनाते हैं, उसको हम पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। अब पाई में, अच्छा यहां एक चीज और क्लियर कर देता हूं, वैसे तो ज्यादातर इंजीनियरिंग वालों से पूछी जाती है, मैं आपको भी बता देता हूं। प्लेटिनम ये स्क्वायर प्लेनर है, तो ये तो प्लेन में आ गया Cl, ये भी Cl प्लेन में आ गया, ये भी Cl प्लेन आ गया। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन इसके प्लेन में आएगा, तो कार्बन और कार्बन, ये पाई इलेक्ट्रॉन ये इसके प्लेन में आ गए। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन प्लेन में आएगा, तो यहां वाले जो H होंगे वो प्लेन से हट जाएंगे CH2 में। रियल स्ट्रक्चर फिर ऐसे बताना आप। तो आपसे पूछेगा हाउ मेनी एटम इन सेम प्लेन, तो मैक्सिमम एटम इन सेम प्लेन देखो, मैक्सिमम एटम इन सेम प्लेन, तो आपका देखो प्लेटिनम आ जाएगा, ये क्लोरीन ये क्लोरीन ये क्लोरीन आ जाएगा, और दोनों C आ जाएंगे। लेकिन ये प्लेन में नहीं आएंगे, ये हाइड्रोजन अबोव द प्लेन हो गया, ये बिलो द प्लेन हो गया, ये अबोव द प्लेन हो गया, ये बिलो द प्लेन हो गया। तो ये जो आपका है ये वाला इस केस में नहीं आया, तो मैक्सिमम एटम इन सेम प्लेन। तो आप बाकी दे दोगे जितने भी बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 एटम जो होंगे सेम प्लेन में देंगे, जिसे साल्ट के अंदर आपका क्वेश्चन आएगा। और एक लास्ट कैटेगरी और होती है, मैंने मेटल कार्बोनिल भी बोले हैं आपको। तो मेटल कार्बोनिल जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्डेड एंड पाई बॉन्डेड, सिग्मा बॉन्डेड एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये आपके होते हैं मेटल कार्बोनिल। क्योंकि मेटल कार्बोनिल में आपने पढ़ा था ये मेटल है, कोई भी CO होगा, CO में कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन देता है, फिर मेटल वापस CO को इलेक्ट्रॉन देता है, जिसको बैक बॉन्डिंग बोला था आपने। ये सिग्मा बॉन्ड है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं तो पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है और इधर से पाई इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है, इसलिए इसको मेटल CO हम बोलेंगे। सिग्मा बॉन्डेड पाई बॉन्डेड, कार्बन के साथ M है तो इसको OMC भी बोलोगे, लेकिन सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों बन रहे हैं, तो सिग्मा बॉन्डेड एंड पाई बॉन्डेड OMC भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इस टाइप के जो होते हैं ये काफी जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस हैं। जैसे ये मेटलर्जी वगैरह में यूज होगा, M और CO वाले बॉन्ड होंगे। ये आप जी से साल्ट अभी देखा आपने, और डिफरेंट टाइप के आपने जो है साल्ट देखे हैं। तो इनमें आपकी जो एप्लीकेशंस होंगी तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। देखो एप्लीकेशंस में जो जो आपने पढ़ा है, जहां जहां पढ़ा है वो सारे लगा दो एप्लीकेशंस। जैसे EDTA का यूज किया था आपने, ये जो था EDTA यूज्ड, एक तो किया था इन रिमूवल ऑफ पॉइजन ऑफ लेड, दूसरा आपने रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, तो उसमें यूज किया आपने। अभी मैंने सिस्प्लेटिन यूज करवाया था आपको, सिस्प्लेटिन यूज होता है आपका, ये कैंसर सिस्प्लेटिन, ट्रीटमेंट। हाँ एंटी कैंसर मटेरियल है।
आप क्लोरोफिल में यूज देखते हो, ब्लड है हमारा, इन ब्लड में आयरन होता है, आयरन कॉम्प्लेक्स होते हैं। प्लांट्स में क्लोरोफिल में मैग्नीशियम सीएम। मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है। तो ऐसे आप जो है डिफरेंट यूज कर सकते हो। आगे चल के देखोगे एन ये मेटल जो आपके जैसे इस टाइप के हैं, NiCO4 जो है यूज्ड इन मेटलर्जी, मेटलर्जी में यूज होगा। ग्रिग्नार एजेंट देखा है, RMGX, ग्रिग्नार रिएजेंट यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस करने में यूज करोगे इसको आप। जो जो चैप्टर में जहां जहां चीजें पढ़ी हैं वो सारी लगा सकते हो आप। देखो ये पढ़े हैं आपने Fe H2O5 NO SO4, ये formed in identification of नाइट्रेट आयन और नाइट्राइट आयन, उनके टेस्ट में ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है। FNA2 FeCN5 NO सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, वायलेट कॉम्प्लेक्स है, वायलेट सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड यूज्ड इन टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन किया था हमने। सल्फाइड आयन में टेस्ट, जो आपने केमिस्ट्री जहां जहां चीजें पढ़ी हैं वो सारी आप, कोई भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का मतलब कहीं भी किसी का यूजेस आप जो है कर सकते हो। Fe4 FeCN6 थ्राइस, जनरली फेरी फेरोसाइनाइड बोलते हैं इसको, फेरी फेरोसाइनाइड। अब फेरी फेरोसाइनाइड जो है ये प्रशियन ब्लू है, प्रशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स है। ये हमने पढ़ा था जब नेमिंग करवाई थी वहां, यूज्ड इन टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट, नाइट्रोजन एलिमेंट के टेस्ट में यूज हो सकता है। तो जितने आप यूज कर सकते हो, जितने आते जाते हैं वो सारे कर सकते हो आप। अमोनिया वाला K2 HgI4 प्लस KOH बेसिक मीडियम में लेते हैं तो नेस्लर रिएजेंट है। यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ अमोनिया और अमोनियम आयन, ये सारे कॉम्प्लेक्स है। नेस्लर रिएजेंट ब्राउन होता है ये, तो ये सारे कॉम्प्लेक्सेस ही हैं। तो कॉम्प्लेक्सेस में आप ये बता सकते हो कि कौन सा किसके लिए आप जो है यूज कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो ये हमारा, तो सारी बॉन्डिंग, पहले आप और नोमेनक्लेचर, बेसिक इंफॉर्मेशन, फिर बॉन्डिंग डिफरेंट टाइप, 3 टाइप की बॉन्डिंग की है आपने। देखा जाए तो 4 टाइप की भी की है, वर्नर थ्योरी भी की थी, सिडबेक थ्योरी भी की थी, VBT भी की थी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी की है आपने। फिर आपने डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग के साथ उसमें मैग्नेटिज्म वगैरह दिया है। और मैग्नेटिज्म के साथ अभी एक पॉइंट होता है, जैसे ये कलर वलर के रीजन है, तो अभी इसका पार्ट हम सेकंड डी ब्लॉक अटैच करके करेंगे अब हम, तो डी ब्लॉक वाला आ जाएगा। फिर आइसोमेरिज्म किया है इसमें, आइसोमेरिज्म दोनों टाइप का किया आपने, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और लास्ट में एक कैटेगरी और की है आपने, OMC ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस, बीच में एक मेटल कार्बोनिल सिनर्जिक बॉन्डिंग भी किया था। तो ये सारा आपका कंप्लीट
जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड पार्ट है। लेकिन हम इस पार्ट को 3 पार्ट में, आप ये समझ लो कि ये ए पार्ट है, एक ए पार्ट करेंगे, एक बी करेंगे, एक सी करेंगे। ए, फिर हमारा बी पार्ट आएगा, फिर सी पार्ट आएगा। बी या सी में एक मेटलर्जी पढ़ेंगे, वो थियोरटिकल है, वो ज्यादा याद करने वाले हैं, और एक डी ब्लॉक पढ़ेंगे हम। तो इन तीनों को मिला करके हमारे कम से कम 3-4 क्वेश्चन जो है, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन बनेंगे हमारे। किसी भी कंपटीशन में 5 क्वेश्चन एक बड़ा मार्क्स होता है, तो उसमें देखेंगे तो आप देखो कि इसमें तो कई चीजें मेरी उसमें भी थी, अब आगे याद करने वाली चीजें आप तो साथ के साथ याद करते जाओगे उनको। सर नेक्स्ट क्लास से मेटलर्जी कराओगे? या मेटलर्जी करेंगे या डी ब्लॉक करेंगे, दोनों में देखेंगे, कोई भी कर लेंगे। रिलेटेड ये तीनों चैप्टर हमने कंटिन्यूटी में ही पढ़ने हैं, आगे पीछे कर लो लेकिन तीनों साथ में पढ़ने हैं। ठीक है, ओके सर, बाय। बाय बेटा।